हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है एंजाइम्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में से आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसमें। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स और इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के द्वारा कुछ की गई रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं एंजाइम्स की। अच्छा टॉपिक है, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री के भी, पर एग्जाम में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या है ये तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल वगैरह और सोर्स वगैरह के एंजाइम आए कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाते हैं और 1 मार्क्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, सारे एग्जाम्पल समझाए नहीं जा सकते, लेकिन कुछ मैं आपको समझा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी की बाहर एग्जाम्पल इसके नहीं आने की उम्मीद है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एंजाइम्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। मतलब ये मत सोचना कि एंजाइम कोई बैक्टीरिया या लिविंग होते हैं, दे आर नॉन लिविंग, दे आर बेसिकली प्रोटीन। तो एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजाइम बने होते हैं एमिनो एसिड से, और प्रोटीन भी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन है हमारे। तो ये एसेंशियल प्रोटीन्स हुए हमारी बॉडी के लिए, बहुत जरूरी प्रोटीन है ये। और कई बार आप देखते हैं कि किसी इंसान को भूख नहीं लग रही होती तो उसे झंडू पंचारिस्ट वगैरह पिलाते हैं, तो उसमें एंजाइम ही होते हैं, मतलब वो प्रोटीन्स होते हैं जिससे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। यानी मैं एक सीधा आपको उदाहरण दूं, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ एक टाइम का खाना डाइजेस्ट होने में, तला भुना खाना जो हम खाते हैं, करीब 40 से 50 साल भी लग सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब इंसान मर जाता है तो उस समय तो हम खाना खा नहीं रहे होते, मरने के बाद तो खा नहीं सकते। तो जो एंजाइम रोज की दिनचर्या में हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं ना, खाने को डिग्रेड करते तोड़ते थे, फिर वो हमें डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमारे मरने के बाद एंजाइम्स हमें डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी हम अपनी मौत का सामान अपने पेट में ले घूम रहे हैं। अभी तो उन्हें खाना मिलता है टाइम पे, वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा आपको लगा भी होगा, अरे खाना नहीं मिला सर, मेरी जान निकलने को हो रही है। वो जान निकल ही रही होती है, असल में वो जो हमारी बॉडी के फैट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं अगर खाना हम टाइम पे ना खाएं, तभी इंसान कमजोर हो जाता है। तो एंजाइम्स को हमेशा वर्क करना होता है, इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, दे आर मोर एफिशिएंट। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, इतना इंटरेस्टिंग है ये। तो जो बाहर आप देखते हैं कैटलिस्ट देखते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जब मैं जोड़ देता हूँ आपस में तो अमोनिया बन जाता है, वहाँ पे आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो आयरन तो नॉन लिविंग है, लेकिन हमारी इसी तरह हमारी बॉडी में भी कुछ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं सब्सटेंस, वही एंजाइम है। तो दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग, एंजाइम भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। तो एंजाइम लिविंग सिस्टम में काम करते हैं, खुद नॉन लिविंग होते हैं। तो एंजाइम वो कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम्स आप 10 से पढ़ते आ ही रहे हैं भाई, वो कैटलिस्ट तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। क्या है कैटलिस्ट? जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। ऐसी एंजाइम भी कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन होती कहाँ है? ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। तो मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी और ऑर्गेनिजम्स में भी एंजाइम होते हैं। हमें पत्ते डाइजेस्ट नहीं होते, आपने देखा होगा हम पत्ते नहीं खा सकते क्योंकि हमारे लिए हमारे बॉडी में एंजाइम ही नहीं जो डाइजेस्ट कर सके, जानवरों में होते हैं। तो देखिए, एंजाइम इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये प्रोड्यूस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है ये, और कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। जिसकी बॉडी में एंजाइम नहीं बनता तो उसे बाहर से खिलाया पिलाया जाता है। एक बात देखिएगा, मैंने कहा एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इन्हें बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। पहला एग्जाम्पल है सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम द्वारा कैटलाइज करी गई। पहला है इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो आप इस रिएक्शन में देखोगे, अरे आप देखोगे तो कन्वर्जन, एक तरह से शुगर कन्वर्ट हो जा रहा है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। यहाँ से भी एक बात और जान जाइए, एंजाइम के आखिरी में एज जरूर आता है। इन्वर्टेज, जाइमेस, माल्टेज, कोई सा भी अगर एंजाइम होगा उसके आखिरी में एज जरूर आता है। तो इसकी नेमिंग का एक तरीका है, एज हमेशा आएगा। और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं? इनके काम के हिसाब से। ये इन्वर्जन कर रहा है यहाँ पे। तो इन्वर्जन कैसी है वो चैप्टर नंबर बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, उसमें बाद में बताऊंगा आपको। तो देखो एक खास बात ध्यान देना, कन्वर्ट हो रहा था सुक्रोज चीनी किस में? ग्लूकोज फ्रक्टोज में, लेकिन फिर भी यहाँ कन्वर्जन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है इन्वर्जन। और जो एंजाइम है उसका नाम पड़ा इन्वर्टेज। तो जो एंजाइम काम करता है, जैसे इन्वर्जन कर रहा था ना, तो जो एंजाइम इस काम को कर रहा था उसका नाम इन्वर्टेज रख दिया। अगर कोई जैसे ऑक्सीडेशन कर रहा होता तो उसका नाम ऑक्सीडेक्टेज या रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इस तरह से नाम रखे जाते हैं। तो एंजाइम जो काम करता है
उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक आईयूपैक सिस्टम नहीं बनाया गया नेमिंग का, पर हाँ ये है कि एज जरूर आता है आखिरी में। तो वहाँ नेमिंग पे हमें इतना जाना नहीं है, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा था, जो प्रोसेस ये कर रहा था वो इन्वर्जन था। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा सर हो तो कन्वर्जन रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में, इन्वर्जन क्यों लिखा, कन्वर्जन क्यों नहीं लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसे बता पाएंगे, तो ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, हमें वहाँ पे अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो इन्वर्जन हो गया यहाँ पे सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो कन्वर्ट हो गया, क्या ये कन्वर्जन बोला जाएगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस CO2 में, तो जाइमेस की प्रेजेंस में। तो जाइमेस वो एंजाइम था जो ग्लूकोज को इथाइलिन ग्लाइकोल और CO2 में कन्वर्ट करता है, और सुक्रोज को यानी चीनी को इन्वर्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, जिसे इन्वर्जन कहा गया है, यानी इन्वर्टेज इस काम को करता है। तो आपस में कंप्लीट रिएक्शन है। इसका मतलब ये है गन्ने के रस से यानी केन शुगर से, जिसे केन शुगर भी कह सकता हूँ, दारू बनाई जा सकती है, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाया जा सकता है, जो बनाया भी जाता है। दूसरा देखिए कि इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलना। तो देखो लैक्टोबैसिलाई एंजाइम जो होता है, जो दही में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। ऐसे बता दिया, पता होना चाहिए, जीके के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन आपसे कहीं, जैसे आप कहीं कॉम्पिटिशन में जाओगे तो अक्सर पूछ लेगा कि दूध दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा उसमें काम करता है एंजाइम, तो आप लिखोगे लैक्टोबैसिलाई। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इस पर ध्यान देते हैं। एंजाइम लिखा है मैंने, उसका सोर्स लिखा है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन जो रिएक्शन वो करता है वो लिखा हुआ है। देखिए आप जानते हैं इन्वर्टेज एंजाइम है, यीस्ट से वो प्राप्त होता है, शुगर केन को यानी सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, हम पढ़ चुके हैं अभी। जाइमेस क्या करता है, ये भी यीस्ट से प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है दारू में और CO2 में। माल्टेज जो एंजाइम है वो यीस्ट से प्राप्त होता है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज कहाँ से मिला आप देखिएगा, और माल्टेज क्या होता है आप ये भी देखिएगा अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। अगला है डाइएजेटेज। डाइएजेटेज माल्ट से प्राप्त होता है। माल्ट एक फसल होती है, आपने कभी देखा जो गांव देहात से रिलेटेड है उन्होंने देखा होगा जौ, तो वहां से प्राप्त होता है स्टार्च को, ये स्टार्च जो आलू में होता है उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है ये। दूसरा है यूरिएज, ये सोयाबीन से प्राप्त होता है, यूरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया NH2CONH2, इसे कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में और CO2 में। और पेप्सिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, वहां से आता है ये, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में। बाकी आप जब जानते हैं जो चीज़ वगैरह बनाया जाता है, चीज़ वगैरह में जो सब्सटेंस डाले जाते हैं वो भी कुछ जानवर के स्टमक से प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ मुझे नहीं जाना है, मैंने ऐसे ही बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और उससे पहले एक बात बता दूं, यहाँ बोर्ड में कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डाइएजेटेज का सोर्स बताओ, तो वहाँ माल्ट आपको लिखना होगा। ये कई बार पूछेगा कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है डाइएजेटेज, तो आपको बताना होगा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बिना लिखे अगर आप एरो बना के ऐसे भी दिखा दो, इसका मतलब ये कि स्टार्च जा रहा है माल्टोज में, देन स्टिल विल गेट फुल मार्क्स। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स यानी विशेषताएं। दे आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट, है तो एक कैटलिस्ट, लेकिन एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, यानी कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा होती है इनकी, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लगनशील है। अगर आपको कुछ सीखना चाहिए लाइफ में तो एंजाइम सीखो। एक एंजाइम का मॉलिक्यूल बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है 1 मिलियन यानी 10⁶ यानी 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को पर मिनट, यानी 1 मिनट में 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में तब्दील करने की क्षमता रखता है एक एंजाइम का मॉलिक्यूल। तो देखो 60 सेकंड में 10 लाख मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी इनकी होती है। हाईली स्पेसिफिक नेचर, हाईली स्पेसिफिक मतलब एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूज होगा। अगर माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है तो माल्टोज को ही करेगा। अगर माल्टेज मतलब माल्टोज बना रहा है तो उसमें ही, अगर यूरिया को कन्वर्ट कर रहा है तो यूरियस ही करेगा, तो यूरियस खाली यूरिया को ही करेगा, मतलब उसमें अगर तुम एक भी आइटम बदल दोगे तो रिएक्शन करनी बंद कर देगा वो। मतलब देर हाईली स्पेसिफिक, जिसके लिए जो बनाया उसके लिए वही रहेगा। जैसे इन्वर्टेज गन्ने के रस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो वो गन्ने के रस को करेगा। वहाँ तुम कोई और रस ला के रख दोगे ना वहाँ पे, आम रस या कोई और रस, तो उससे ऑरेंज रस, तो उससे कुछ ना होने वाला। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एक एंजाइम एक रिएक्टेंट के लिए ही निश्चित होता है, जरा हाईली स्पेसिफिक होता है निश्चित। स्पेसिफिक मतलब उसके लिए जो वही बना, जैसे हरिसम ताले जो आते हैं उनमें उस ताले में वही चाबी लगती है, वो हाईली स्पेसिफिक हो गई। अब जो ताला कोई भी चाबी से खुल जा रहा है वो स्पेसिफिक नहीं हुआ, ठीक है। अब है यहाँ पे हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्हें दिया जाएगा। तो सर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर एक वह तापमान है जिसमें एंजाइम के कार्य करने की क्षमता जो होती है मैक्सिमम होती है। वो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को मैक्सिमम तक ले जाता है।
एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम कंफर्टेबली काम कर पाए और रिएक्शन के रेट को हद से हद मैक्सिमम ले जाए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। हर एंजाइम के लिए होता है कुछ ना कुछ टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से अगर तुम ज़्यादा या कम कर दोगे, ऑन द अदर साइड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दोगे तो भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, कम कर दोगे तो भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा वायरल चल रहा है भाई, वायरल फीवर चल रहा है, तो एक साथ सबको वायरल हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि मौसम तो बाहर ख़राब था ही, बाहर का टेम्परेचर कम, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे एंजाइम कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी जो भी ख़राब खाना खाता रहता है मौसम में, तो एंजाइम काम कर नहीं पाते, बीमार पड़ता रहता है। तो एक मौसम ऐसा आता है जिसमें बहुत लोग बीमार पड़ते हैं एक साथ, इसलिए होते हैं वो, क्योंकि मौसम तो ख़राब है ही, बाहर का टेम्परेचर बिगड़ चुका है, तो सबकी बॉडी के अंदर एंजाइम काम कर ही नहीं पा रहा। तो जो ख़राब खाना खाता रहता है उसकी बॉडी वीक पड़ती रहती है और वो निकलता रहता है, बीमार होता रहता है। एक बात बता दूँ, बीमारी कुछ भी नहीं है, शरीर का कमज़ोर हो जाना ही बीमारी है। जिसका शरीर फिट है, जो व्यायाम करता है, योगा एक्सरसाइज करता है, वो बीमार होता ही नहीं है। जब इंसान वीक हो जाता है तभी वो बीमार होता है। तो ये मत सोचना कि बीमार हुआ तो वो वीक हुआ, नहीं, वीक होता है तब बीमारी लगती है। तो बात आप जान लीजिएगा। माफ़ करना, सब्जी छूट गई थी ना, तो कई बार छौंक से भी खांसी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या था आपका, मैंने क्या लिखा, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है। आइदर साइड क्या होगा, इसके एक्टिविटी घट जाएगी। तो मैंने लिखा फॉर ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर 298, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 310। ठीक है, तो यहाँ से 298 केल्विन से 310 केल्विन तक ही रहता है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसमें 273 माइनस करके। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, एक पीएच भी चाहिए होता है। तो अगर पीएच कम ज़्यादा हो गया तो भी एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कई बार एसिडिटी बन रही है तो कुछ डाइजेस्टिव से खट्टी डकार आती है। खट्टी डकार की बार वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पेट में एसिडिटी बन गई। एसिडिटी बन गई तो स्टोमक में जो पेप्सिन था वो डिग्रेड ही नहीं कर पा रहा है अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, इसीलिए। तो अगर पीएच तुम कम ज़्यादा कर दोगे तो भी ये डिग्रेड नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो इन्हें एक अच्छा पीएच चाहिए होता है। दैट ऑप्टिमम पीएच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, वो पीएच की वैल्यू जिस पे रिएक्शन का रेट मैक्सिमम रहता है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए 5 से 7 पीएच हुआ है जिसमें एंजाइम कंफर्टेबली काम कर पाते हैं। दूसरी बात, सर क्या ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके? तो हाँ, आंसर है हाँ। तो देखो मैंने कहा वो है एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। तो डिफरेंस समझ लेना दोनों में। कोएंजाइम क्या है, जो एंजाइम के साथ लग के उनकी हेल्प करते हैं, साथ जुड़ के। जैसे मैं अकेला कोई काम करता, एक बच्चा है सर मैं भी करवा देता हूँ, मैं झाड़ू लगा रहा था कोचिंग में, एक बच्चे ने कहा सर मैं भी झाड़ू लगा देता हूँ, तो वो भी झाड़ू लेके काम करने लग गया। तो ये क्या हुआ, वो मेरे साथ लग के काम कर रहा है। तो वो अगर मैं एंजाइम तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर साथ लग के काम नहीं करते, उसके अंदर ही जुड़ जाते हैं। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे 2 हाथ हैं, तो एक आदमी मुझसे और आगे जुड़ जाए, उसके भी 2 हाथ जुड़ जाए, तो मेरे 4 हाथ हो गए। तो मुझसे जुड़ के काम करा रहा हूँ, मेरे साथ लग के काम नहीं करा रहा, मुझ पे लग के काम करा रहा है। तो एक्टिवेटर ऐसे काम करते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए, इट इज़ फाउंड दैट इन अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन, कुछ ऐसे विटामिन जो प्रोटीन ना हो, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस। ऐसा पाया गया कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है कुछ नॉन प्रोटीन्स या विटामिन की प्रेजेंस में। ऐसा पाया गया कि जो एंजाइम की कार्य क्षमता होती है बढ़ जाती है। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड कोएंजाइम। ऐसे सब्सटेंस हमारे कोएंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पर नेट पे 36 सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे, पर वो आपसे पूछा नहीं जाता, आपको बताना भी नहीं है। एंजाइम्स क्या थे, प्रोटीन, उसके साथ कुछ नॉन प्रोटीन आके उसकी एक्टिविटी को जब बढ़ा देते हैं, इस तरह के सब्सटेंस क्या कहते हैं, कोएंजाइम। उसकी हेल्प करते हैं, जैसे ड्राइवर की हेल्प बस में कंडक्टर करता है टिकट काटने में, वैसे ही। अब क्या है, मेटल आयन सच एज सोडियम, मैंगनीज, कॉपर 2+ एटसेट्रा देन वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम, ये एंजाइम में ही जाके जुड़ जाते हैं। मॉलिक्यूल इंक्रीजेज देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। दीज मेटल आयंस आर एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर है। फॉर एग्जाम्पल, ये पाया गया एक्टिविटी ऑफ एमाइलेज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। NaCl क्या देगा, Na+, यानी Na+ आयन। Na+ के आयंस में पाया गया कि एमाइलेज की जो वर्किंग टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या कहलाया यार, क्या है ये, इट्स कॉल्ड एक्टिवेटर। एक्टिवेट कर रहा है, उसके साथ लग के काम नहीं कर रहा, उसमें जुड़ के काम कर रहा है, उसमें जुड़ जाता है। फिर भी कोई डाउट हो रात को जूम पे, यू कैन आस्क। और लास्ट है बच्चे, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स। क्या जहर का और इनहिबिटर यानी रोकने वालों का कुछ फर्क पड़ता है, इस पर प्रभाव होता है? आंसर है हाँ। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स और पॉइजन।
एग्जाम्पल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमारे अभी नहीं है, वो लास्ट चैप्टर में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, स्टिल आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा थ्योरेटिकली कि देखो होता क्या है, जब कोई सोचता रहता है पढ़ूंगा और पढ़ता है नहीं तो डिप्रेशन में आ जाता है वो। तो डिप्रेशन में जब वो आता है तो बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं, आप मान लीजिएगा मेरी बात, जो नॉर एड्रेनालिन को कम कर देते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारे मूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन केमिकल का ब्लड में लेवल बढ़िया है तो वी विल फील हैप्पी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका लेवल अगर कम हो जाता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनका लेवल कम क्यों होता है? ऐसे केमिकल जो मूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो इन केमिकल्स को ख़त्म करने वाले एंजाइम बॉडी में बन जाते हैं। तो एंजाइम उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। तो जो दवाइयाँ हम खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, वो क्या करते हैं? उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जो नॉन एड्रेनालिन को कम कर रहा होता है। यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल है जो हमारे मूड को बढ़िया करते हैं। जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो एंजाइम बन जाते हैं बॉडी में जो उन मूड चेंजिंग केमिकल को ख़त्म करने लगता है। तो जब दवाई खाते हैं तो उस एंजाइम को डिकम्पोज यानी ख़त्म कर देते हैं, यानी उसे इनएक्टिवेट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू स्टिल हैविंग एनी डाउट, हम रात को 9 बजे जूम पे डिस्कस करेंगे। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।